is very obvious if you wanted to see different types of uh, uh, expression patterns. Even that expression patterns are visible in humans as well. हम अपने ऊपर गौर ही नहीं करते, हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं करते, इसलिए हमारे हमें अच्छा भी नहीं लगता हम अपने आप को जानवरों की साथ में खड़ा करें। हम अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट समझते हैं दूसरों से। हम समझते हैं कि हम जैसी स्पीशीज ही दुनिया में कोई नहीं आई। तो इसलिए हमने मॉडल ऑर्गेनिजम्स रखे हुए जो हमें सिखाते हैं। हकीकत में हमारे अंदर भी वही है। In Drosophila melanogaster, body is delineated in different body parts. You could say them different parasegments. So you could name them, for example, segment 1, 2, 3, 4, 5. There are 14 parasegments from 1 to 14 from head to the tail. These parasegments are very important. अब मैमेलियन मैमल्स के अंदर हम बचपन में पढ़ा करते थे साढ़ धाड़ और क्या कहते हैं ना, दुम या मतलब टांगे, जिसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं। जबकि ड्रोसोफिला के अंदर डिफरेंट पैरासेगमेंट्स हैं। ईच ऑफ दीज पैरासेगमेंट्स कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अ पोस्टीरियर पार्ट एंड एन एंटीरियर पार्ट। आपको पी एंड एस नजर आ रहा होगा, पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट। एंड दीज पैरासेगमेंट्स आर विजिबल, कंप्लीटली विजिबल इन अडल्ट बॉडी। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अडल्ट्स में होते हैं। दीज आर दे स्टार्ट highlighting themselves, they start making themselves visible in embryonic stages. So maybe after 5 to 6 hours of fertilization, when embryo is at stage 10, they start appearing themselves. So आप एक छोटा सा एम्ब्रियो अगर लें जिसको 5 से 6 घंटे हुए फर्टिलाइजेशन, even in that embryo these lines are visible, and each of these line is in fact a parasegment, and this parasegment is in fact a arbitrary thing जिसको हमने नाम arbitrary दे दिया। So that is why एक parasegment एक posterior portion और एक interior portion से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब बड़ा सादा सा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसको C1 लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल एक पैरासेगमेंट है। क्योंकि बाउंड्री तो कोई है नहीं, देयर इज नो क्लियर बाउंड्रीज। तो कुछ हिस्सा जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसका, वो आगे वाले पैरासेगमेंट के साथ शेयर होगा। जो हिस्सा इंटीरियर की तरफ है वो पीछे वाले पैरासेगमेंट के साथ शेयर होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस A3। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो आपको लगेगा कि ये पोस्टीरियर पोर्शन A2 के साथ कनेक्टेड है, इंटीरियर पोर्शन A4 के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है दिस इज इन द मिडल। सो यू कैन नॉट मेक अ बाउंड्री, बट दिस इन फैक्ट टेल्स यू कि दिस पर्टिकुलर एरिया is this parasegment, and this parasegment के अंदर gene expression in the middle is specific to this parasegment, and at the vicinity this is somehow different. So this is called. So if you, I mean, if you are if you are a genuine scientist, and if you are an experienced scientist and you are working with Drosophila melanogaster, you will immediately see the embryo and you can say that these are parasegments. So अगर आपके पास एक एम्ब्रियो आएगा तो आप गिन के बता देंगे कि ये एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं है हेल्दी। अगर इनमें से कोई एक एम्ब्रियो पैरासेगमेंट भी कम होगा, ज्यादा होगा, या उसी की लेंथ ऊपर नीचे होगी, तो आप कह देंगे कि दिस इज नॉट एन हेल्दी एम्ब्रियो। बट फॉर अ ले पर्सन और अ पर्सन विच इज नॉट एक्सपीरियंस, दिस पैरासेगमेंट्स could be highlighted by, for example, certain type of experimentation. For example, if you have uh, certain proteins जो जिसका आपको पता है कि इन पैरासेगमेंट्स के अंदर वो प्रोटीन एक्सप्रेस करती, फॉर एग्जांपल इन दैट केस फुशी तराजो प्रोटीन जिसको हम FTZ प्रोटीन कहते हैं। अगर हम इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे पास हो और हम इस एम्ब्रियो को उसके साथ थोड़ी देर के लिए इनक्यूबेट करें, एंड देन we develop that, तो you could see patterns here जो कि आपको नजर आ रहा है। ये पैटर्न आपको ये बता रहे हैं कि इस पैरा सेगमेंट के अंदर ये प्रोटीन एक्सप्रेस कर रही है। दैट मीन्स ऑल अदर पैरा सेगमेंट्स जो कि इधर मौजूद हैं एट दिस एंड, और द पैरा सेगमेंट जो कि इसकी बैक पीछे मौजूद है वहां पर ये एक्सप्रेशन नहीं करती। दिस इन फैक्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनदर थिंग जो हमने पहले भी जिक्र की। इसका मतलब यह है कि आपको अगर किसी पैरासेगमेंट का इल्म करना है, मालूम करना है, तो उस पैरासेगमेंट से स्पेसिफिक प्रोटीन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन which is being present in one cell type is different than composition of protein which is expressed in other cell type. So the phenotype is in fact determined by these
जिसको हमने प्रोटीन्स कहा, जिसकी हम जिक्र करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ईच पैरा सेगमेंट के अंदर आपको मालूम हो सकता है कि वो क्या है क्या नहीं। The expression of these protein or the maintenance of these parasegment is because of two families of genes जिनको हम gap and pair rule genes कहते हैं। Gap and pair rule genes are as a general term, इसका मतलब यह है कि there are two families of gene which are working together and they maintained the expression of certain expression pattern in some cell, that is why इसका नाम गैप एंड पेयर रूल रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये प्रोटीन एक गैप के बाद एक्सप्रेस करती हैं, दैट इज वाई इसको पेयर ऑफ जीन्स हैं, पेयर ऑफ फैमिलीज ऑफ जीन्स हैं जो कि एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट। एंड दीज गैप एंड पेयर रूल जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिनके अंदर ये एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। इन गैप एंड पेयर रूल जीन्स को हम होम्योटिक जीन्स भी कहते हैं। कुछ इसकी एक एग्जांपल होम्योटिक जीन, वैसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ होम्योटिक जीन्स ही गैप एंड पेयर रूल जीन्स हैं, बट होम्योटिक जीन्स उसकी एक एग्जांपल है। अब आप लोगों ने होम्योटिक जीन्स का जिक्र पढ़ा, जिसको हमने हॉक्स जीन भी पीछे कहा। इसका मतलब है कि टू फैमिलीज दे आर गोइंग टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। सो देयर आर सम टर्म्स, सम टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको हेल्प आउट करेगी इन सारी चीजों को दोबारा से फिगर आउट करने के लिए। गैप एंड पेयर रूल जीन roughly subdivide embryo along the posterior and anterior axis। so gap genes जो है, gap genes embryo को डिवाइड करते हैं। पेयर रूल जीन्स एम्ब्रियो को पेयर्स के सेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक सेगमेंट का इंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन ये बनाते हैं। देन देयर आर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, आपको हर किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेस हाईलाइट करते हैं, ये बताना कि अब ये वाला एंटीरियर एक्सेस है और ये वाला पोस्टीरियर एक्सेस है, वो बनाते हैं। एंड देन सेगमेंटेशन जीन्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, हियर इज द कलरफुल पिक्चर जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज द एम्ब्रियो। मैटरनल इफेक्ट की वजह से इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन जो मेंटेन हुआ वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज द मैटरनल एक्सप्रेशन जो कि इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेस बना रहा है। गैप जीन्स in fact divide it into different segments. Pair rule genes make axes of these क्या कहते हैं, these segments के axes बनाता है, and segment polarity gene इसके मुख्तलिफ को करता है। इन तमाम के तमाम एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो जीन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हॉक्स जीन कहते हैं। सो हॉक्स जीन is an example of gap and pair rule genes, एंड हॉक्स जीन की आपने एग्जांपल, हॉक्स जीन आपने इस स्लाइड के अंदर देखे, जिसको हमने ट्राइथोरक्स जीन और पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ जीन्स कहा था। मैं भी आपको जस्ट बेसलाइन बता रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इसलिए व्हाट हैपन इफ यू मिस इंटरप्रेट दीज एक्सप्रेशन पैटर्न, अगर ये एक्सप्रेशन पैटर्न बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक प्रोटीन जो पैरासेगमेंट 2 के अंदर एक्सप्रेस करती है और जिसकी वजह से ये एंटीनास बनते हैं, जिसकी वजह से सॉरी फॉर एग्जांपल पैरासेगमेंट 3 के अंदर होती है और जिसके अंदर ये लेग्स बनती हैं फ्लाइज की। अगर ये प्रोटीन जो पैरासेगमेंट 3 के अंदर एक्सप्रेस हो रही है अनफॉर्चुनेटली पैरासेगमेंट 1 के अंदर एक्सप्रेस हो जाए, what will happen? It will produce legs on the heads. That means this cell do not remember what type of expression pattern it has to obey. So this type of transformation, this type of mutation is called homeotic transformations. That means cell has changed its expression pattern. So the example is the Antapedia gene. Normally in the parasegment, when Antapedia gene is expressed, and this Antapedia gene produce antenna, and this antenna is at the head. So flies की डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए
उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए रोल प्ले करता है. बट इफ अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ एंटापीडिया जीन, another gene which is relevant to parasegment 3 to 6, it is going to express in parasegment 1. This uh, fly, instead of producing antenna, will produce legs in the head. This is a very unfortunate thing. This is called homeotic family. Similarly, this is a very some are very remarkable transformations. This is a very remarkable transformation of a fly in which parasegment 4 genes are misinterpreted in parasegment 5. फॉर एग्जाम्पल ये पैरासेगमेंट 4 के जीन्स थे जो कि यहाँ पर विंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही जीन पैरासेगमेंट 5 के अंदर एक्सप्रेस होना शुरू हुए. देन देयर इज अ डबल विंग्स दोनों साइडों पर मौजूद है. जो कि ऑन द अदर हैंड अगर ये बिल्कुल एक्सप्रेशन अपना खत्म कर दे, पैरासेगमेंट 4 के अंदर भी ना हो, 5 के अंदर भी ना हो, तो इस विल बी अ विंगलेस फ्लाई, जो कि विंगलेस फ्लाई बन जाएगी. So there are multiple manifestations of this. So this type of expression patterns are called homeotic gene, homeotic, and because they are important to maintain the basic chemistry, body chemistry, basic body anatomy of this organism, these families are called homeotic gene family. Okay, there are two groups of Hox genes. There are two examples, two clusters of Hox gene जो कि ड्रोसोफिला के अंदर important है जीन एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के लिए. These two clusters are called Antapedia complex and bithorax complex. These are two clusters, Antapedia complex and bithorax complex. Antapedia complex contain labial gene, Proboscidea gene, deformed, XCOM, Antapedia. Bithorax complex include ultrabithorax, abdominal A, abdominal B. What is important for you people to remember, these Antapedia gene express themselves from parasegment 1 to 6, whereas bithorax gene express themselves from segment 5 to 14. इनमें से भी जो अल्ट्रा बाइथोरक्स है सेगमेंट 5 से 13 के दरमियान प्रोड्यूस होता है, एब्डोमिनल ए 7 से 13 के दरमियान, एब्डोमिनल बी 8 से 14 के दरमियान. द वेरी रेलेवेंट थिंग इज every cell in the Drosophila remember that expression pattern. आपको मैं थोड़ा सा दोबारा वापस लाऊं, कहीं आप जेनेटिक्स के अंदर ही ना डूब जाएं. मैं आपको बताऊं इन जीन्स का एक्सप्रेशन जरूरी है रेलेवेंट बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए रेलेवेंट पैरासेगमेंट्स के अंदर. अमेजिंग थिंग इज एवरी सेल इन बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला, जहां पर शायद मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, every cell remembers what type of gene expression they require. It's the most amazing thing. So मैं आपको फिर वापस लाऊं जेनेटिक्स से एपिजेनेटिक्स की तरफ. अभी हम उसकी तरफ आने वाले हैं, मैं उसकी तरफ अभी बिल्कुल नहीं गया. अभी मैं सिर्फ उसके जेनेटिक एस्पेक्ट्स आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम समझा पाऊं, जिसको हम लोग ख्याल नहीं करते. मतलब मेरे जिस्म के अंदर बाजू इधर ही बने हुए हैं, सर ऊपर ही रहता है, दो ही बाजू होते हैं. समटाइम हमारी उंगलियां कभी कभी 5 की बजाय 6 हो जाती है. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. रादर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फाइन ट्यूनिंग जो कि सेल जो कि हुई है, नेचर ने फाइन ट्यून किया है. और जिनके दो बाजू होंगे उनको हमें पूछे उनकी पेन का अंदाजा कि वो कैसे पेन फील करते हैं. जिस किसी की अगर बॉडी पार्ट को मिसिंग है या एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी फील्स मिसफिट इन दी सोसाइटी, उसकी फील. हमने इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ. इट्स अ वेरी फाइन ट्यून्ड थिंग जो कि नेचर ने हमारे लिए बना के दी और हम इसको बस ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. इसका कोई मकसद नहीं हमारी नजर में. हकीकत में इससे अच्छी नेमत कोई नहीं है कि आप रियलाइज करें कि आपके जिस्म के अंदर कितनी खूबियां और कितनी डेलिकेसी मौजूद है. सो दीज आर जेनेटिक एस्पेक्ट. सो एवरी सेल के अंदर ये सारे के सारे जीन मौजूद है. मैं आपको फिर याद करवाऊं, मतलब उंगलियां पैदा करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे सर के अंदर मौजूद तमाम सेल्स के अंदर हैं.
मेरी आंखों के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो कि दिल के मसल्स प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हैं, या मेरे पाँव के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर तमाम वो खूबियां मौजूद हैं, वो तमाम जीन पैदा करने की सलाहियत मौजूद है जो कि शायद किसी और बॉडी पार्ट के अंदर होनी चाहिए. सो द सेम इज द केस, these genes are present everywhere in the cell, but their expression pattern is fixed. This is the very tricky part. How cell do that? कि वो सिर्फ इन जगहों के ऊपर इन एक्सप्रेशंस को होने देता है, पैरासेगमेंट 1 to 6, rest of the other parasegments do not do that expression. This is a very important thing जिसकी तरफ हम आ रहे हैं. This is an epigenetically controlled thing जिसकी हम तरफ. So let me again remind you, these genes which maintain the parasegments and which maintain the formation of different body parts, these are called Hox gene, that is homeotic gene, and any misregulation of these genes produce homeotic transformation. There are two clusters of Hox gene जो कि इन पैरासेगमेंट्स को और इन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को मेंटेन करते हैं. One cluster is called antapedia complex, another complex is called the bithorax complex. Bithorax complex contains 3 genes: ultrabithorax, abdominal A, abdominal B. It's very simple. Antapedia gene contains 5 different genes. These are labial gene, proboscidea gene, deformed gene, XCOMs and antapedia जीन अगेन जिसका एंटापीडिया जीन जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है, और हर जीन का एक्सप्रेशन पैरासेगमेंट के साथ फिक्स है. दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ सेल्स इटसेल्फ, दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ जीन्स इटसेल्फ कि किस जगह पर उनको एक्सप्रेस होना है किस जगह पर नहीं. मैं एक चीज आपको बताना भूल गया जो कि शायद मुझे आपको बतानी चाहिए थी या डिस्कस नहीं की थी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट है जिसकी हम बात करें. Is there an information written in the cell कि कौन सा जीन कहाँ पर एक्सप्रेस होना है? This is a very, अगर आपको मेरी प्रीवियस एग्जांपल याद है, जो फर्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया सेलुलर मेमोरी का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि एक जीन के अंदर एक्सप्रेशन ये है, दूसरे के अंदर ये है, तीसरे के अंदर ये. लेट मी टेक यू अगेन टू दैट स्लाइड. मैं जस्ट आपको समझाने के लिए क्विकली 1 मिनट लूंगा, आपको बताओ ये एक्सप्रेशन पैटर्न क्या लिखा हुआ सेल के अंदर, कब इसका जीन एक्सप्रेशन फिक्स होना है कब नहीं. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज how cellular memory is maintained. There are two possibilities जिसको हमें ज़हन में रखना चाहिए. One possibility is that this gene expression is written in the form of genes, genetics. genes के अंदर लिखा हुआ हो, कोई एक जीन हो जो ये बताता हो कि ये जीन पहले एक्सप्रेस होगा, फिर ये जीन बाद में एक्सप्रेस होगा, फिर ये जीन इसके बाद एक्सप्रेस होगा, या ये जीन सिर्फ इस टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होगा और इस टिश्यू के अंदर ये जीन साइलेंट होगा. सेकंड पॉसिबिलिटी इज अदर देन दैट. सो क्या ऐसा है कि ये एक्सप्रेशन पैटर्न फिक्स हो? फॉर द केस ऑफ maybe the housekeeping gene, it could be possible. Such type of information is written somewhere in the form of जीन. और मुझे नहीं पता लिखी हुई है कि नहीं लिखी, क्योंकि हाउसकीपिंग जीन ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं. बट द जीन्स विच आर स्पेसिफिक टू टिश्यूज विच हैव अ टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, वहां पर ये पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है. क्यों कम लगती है? बल्कि ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, बिकॉज दैट जीन इज कमिंग फ्रॉम सिंगल सेल. इस सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी ना, अगर लिखी हुई होगी कि फॉर एग्जांपल ये जीन एक्स है, इसको टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेस होना है, तो यही एक सेल डुप्लीकेट होकर 2 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन तो हर सेल के अंदर गई हुई है, तो फिर इसको हर सेल के अंदर एक्सप्रेस होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि ये कहना कि टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन पैटर्न सेल के अंदर लिखा हुआ है, इट इज समथिंग वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि फिर उस केस में तो वो स्पेसिफिसिटी वैसे ही खत्म हो जाती है. सो इसका मतलब है कि जिस सेल के अंदर जो मेमोरी है, इट्स नॉट इनफैक्ट जेनेटिक इन इटसेल्फ, रादर इट हैज अनदर एस्पेक्ट जिसको मैं एपिजेनेटिक एस्पेक्ट कहते हैं. ओके, होमियो बॉक्स. सर इसको तो इन जीन्स जी सेकंड पॉइंट अभी आप जो आपने अभी सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा दोबारा बता दें. मकसद कहने का ये है कि जो तो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स है, जो तो हाउसकीपिंग जीन, इट कुड बी पॉसिबल कि उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सेल के अंदर लिखी हुई हो, जीन के अंदर ही लिखी हुई हो किसी फॉर्म के अंदर. कोई फॉर एग्जांपल कोई नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट के अंदर, जिसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, कि ये जीन हर जगह पर एक्सप्रेस रहेगा. उसका हो सकता है कोई बॉक्स ऐसा हो जो कि ऑलवेज ओके है, जो ऑलवेज टर्न ऑन रहता है. बट फॉर टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन इट इज हार्ड टू बिलीव, क्योंकि टिश्यू स्पेसिफिक के लिए
तो पहले सेल को पता होना चाहिए, जो पहला सेल जिससे ये प्राइमोडियल सेल जिससे ये सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है, वो बताएगा सेल को, तमाम ऑर्गेनिज्म को, कि इस सेल से ये चीजें बनेंगी, इस जीन को यहाँ पर एक्सप्रेस होना है। तो इसका मतलब है उस काम के लिए ये इन्फॉर्मेशन पहले सेल के अंदर होनी चाहिए, फिर वो इन्फॉर्मेशन सेकंड सेल के अंदर भी आई, फिर वो इन्फॉर्मेशन थर्ड जनरेशन के सेल्स के अंदर भी आई। तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन तो हर जगह पर मौजूद है। फिर वाई इट इज एक्सप्रेसिंग इन द टिश्यू स्पेसिफिक सेल, इट इज हार्ड टू बिलीव, क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी लिखी नहीं जा सकती सेल के अंदर, ठीक है। और समटाइम एक जीन बहुत सी मल्टीपल जगहों के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो हो सकता है कि जो हीट शॉक प्रोटीन का जीन है, आल्दो वो कुछ टिश्यूज के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, बाकी टिश्यूज के अंदर कम एक्सप्रेस हो रहा है, बट वो हो रहा है। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन सेल के अंदर जेनेटिक फॉर्म में लिखी नहीं हुई किसी भी जगह पर, इसलिए इनको हम वो नहीं कह सकते। ओके, होम्योबॉक्स जीन हमने कहा दीज आर होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन उनको कहते हैं जिनके अंदर होम्योबॉक्स मौजूद होता है। अब मोटिफ है जिसको हम होम्योबॉक्स मोटिफ कहते हैं, ये होम्योबॉक्स मोटिफ इन दोनों प्रोटीन पेयर्स के अंदर मौजूद है, इसलिए उनको होम्योबॉक्स प्रोटीन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होम्योबॉक्स प्रोटीन सिर्फ बाइथोरक्स प्रोटीन के अंदर और एंटापीडिया जीन के अंदर मौजूद है। देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जहां पर ये होम्योबॉक्स मौजूद है। व्हाट डज दिस होम्योबॉक्स डू? ये होम्योबॉक्स बेसिकली डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जो कि डीएनए के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है देयर आर प्रोटीन and these proteins contain this homeobox, and this homeobox has the ability to bind with the DNA. This makes things easier to understand. So these proteins, जिनको हम Hox protein कहते हैं, they have a homeobox, and this homeobox enable them to bind with the DNA. And because they could bound to the DNA, so they could regulate that particular DNA to perform certain type of functions. ठीक है? So there are different. So one more thing जो कि आप लोगों को realize करनी चाहिए, these gene clusters has different expression patterns in every cell segment. So one gene which is fixed to one parasegment, one protein which is fixed to one parasegment, if it got mutated, तो it could be possible इसका expression इसके next parasegment को मुंतकिल हो जाए। अभी हम इसकी तरफ आते हैं। So for both Entapedia complex and Bithorax complex, the changes in expression as one moves from the posterior to the anterior end of the embryo correspond to the order of genes along the chromosome. Also, once switched off a gene is not re-expressed in a more anterior complex. इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेल के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर इन जीन्स की डायरेक्शन देखें तो इन जीन की डायरेक्शन भी ऐसे ही बनी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फॉर एग्जांपल एंटापीडिया, प्रोबोसीडिया, याद है ना ये वाले जी, सॉरी लेबियल प्रोबोसीडिया डिफॉर्म्ड, बल्कि अगली स्लाइड के अंदर होगा, ठीक है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, जो पिछली पिक्चर में आपको दिखाई गई थी। सो दिस इज द बाइथोरक्स जीन। आप ये देखिए बाइथोरक्स जीन की एग्जांपल, बाइथोरक्स जीन की पिक्चर को जरा गौर कीजिए। दिस इज अ क्रोमोसोमल रीजन। अभी मैं इसकी तरफ आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ। आई हैव हाईलाइटेड दिस। इस क्रोमोसोमल रीजन के अंदर आपको एब्डोमिनल बी, एब्डोमिनल ए एंड अल्ट्रा बाइथोरक्स जीन नजर आ रहा है, एंड दिस इज द बाइथोरक्स कॉम्प्लेक्स। इफ यू रियलाइज द एक्सप्रेशन, आपको पता लगेगा एब्डोमिनल बी सबसे एंड पे मौजूद है, तो इसका एक्सप्रेशन सबसे एंड वाले पैटर्न में हो रहा है, सबसे एंड वाले सेगमेंट्स में हो रहा है। एब्डोमिनल ए उसके बाद मौजूद है, तो उसका एक्सप्रेशन उससे आगे वाले सेगमेंट्स में हो रहा है। एब्डोमिनल अल्ट्रा बाइथोरक्स सबसे पहले मौजूद है, तो उसका एक्सप्रेशन मोस्ट इंटीरियर पोर्शन में हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा तो सादा लग रहा है कि एब्डोमिनल बी मोस्ट पोस्टीरियर सेगमेंट्स में है, अल्ट्रा बाइथोरक्स मोस्ट इंटीरियर पैरा सेगमेंट्स के अंदर है, तो ये तो इसकी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट से मैच कर रहा है ना। तो इज इट नॉट एन इंडिकेशन? सेल ने एक इंफॉर्मेशन दे तो दी है क्रोमोसोम के अंदर कि ये बाद में आ रहा है ये जीन, तो ये पीछे वाले पैरा सेगमेंट्स में एक्सप्रेस होगा,
ये जीन पहले आ रहा है तो आगे वाले पैरासेगमेंट्स में एक्सप्रेस होगा। दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी जो कि किसी जमाने में, आल्दो कि ये कहने में आसान लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी उसकी तरफ अगली वाली मिसालों में आते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इफ यू miss the expression, if you miss the expression of abdominal B gene in posterior segments of the embryo, it is not going to express in the interior segments. इसका मतलब ये है कि एब्डोमिनल ए जहां पर एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर एब्डोमिनल बी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। जहां पर अल्ट्रा बाइथोरेक्स एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी नहीं हो सकते। सो इफ यू मिस द एक्सप्रेशन इन द रेलेवेंट सेगमेंट, you are not going to have them in the interior portion of the gene. This is what is said in this picture, जो कि इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है कि one move from posterior to the interior उसकी तरफ आ रहा है कि अगर स्विच ऑफ है एक पोर्शन के अंदर तो अगली पोर्शन में वो स्विच ऑन नहीं होगा। दिस इज अगेन गैप एंड पेयर रूल जीन जो कि आपने वहां पहले भी देखा है, जिसको हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं। सो हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम के ऊपर ये अरेंजमेंट ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब इन एक्सप्रेशन, इन जीन्स का एक्सप्रेशन बदल, इन जीन की लोकेशन चेंज की गई, वन वे टू चेक दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को चेक करने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप इस जीन्स की लोकेशन फिजिकली चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर आजकल तो साइंस बड़ी तरक्की कर दी, एब्डोमिनल ए को पीछे रख दें, एब्डोमिनल बी को आगे रख दें, अल्ट्रा बाइथोरक्स को जगह बदल दें और फिर एक क्या कहते हैं ना, इस किस्म की फ्लाई को आप ग्रो करवाएं, फर्टिलाइज करवाएं, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करवाएं, तो सी कि क्या अब भी एक्सप्रेशन इनकी लोकेशन के साथ फिक्स करता है। तो ऐसे केसेस में हमें नजर आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। टू सम एक्सटेंट ये पैटर्न इनकी पोजीशन के साथ फिक्स नहीं है। सो व्हाट इज देन इंपॉर्टेंट, हाउ ये कैसे मेंटेन हो रहा है इसका एक्सप्रेशन? हो सकता है टू सिमिलर एक्सटेंट कि आप कुछ पोर्शंस को आप डिलीट कर दें तो उसका इम्पैक्ट नजर आए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों के ऊपर इस सारे के सारे जीन को मेंटेन करने के लिए कुछ और रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है? व्हेन यू सी इन डिटेल दीज पैरासेगमेंट्स, डिटेल इन दीज जीन्स, दीज आर बाइथोरेक्स जीन। अगर आपको मैं फिर याद दिलाता चलूं, बाइथोरेक्स जीन है। मैं आज आपको इसलिए इसमें उलझा रहा हूं ताकि आपको ज़हन में इस पूरे का पूरा पोर्शन आना चाहिए। ये बाइथोरेक्स जीन अगेन आपके सामने मौजूद है, जो कि एब्डोमिनल बी, एब्डोमिनल ए, अल्ट्रा बाइथोरेक्स। यहाँ पर अगर आप इनको फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि इन जीन को अगर आप सीक्वेंस करवाएं तो आपको नजर आएगा कि जो इसकी असल कैसेट है जो कि इसकी इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा रही है, वो तो ये ग्रे रीजन है जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इस ग्रे रीजन के अंदर है। इसके अलावा बहुत से नॉन क्या कहते हैं ट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन्स हैं जो कि इस जीन की कैसेट के अंदर मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल द ओवरऑल लेंथ फॉर एब्डोमिनल बी इज फ्रॉम दिस ब्रैकेट टू दिस ब्रैकेट। आप इसको देखें कितना बड़ा पोर्शन है जो एब्डोमिनल बी के अंदर है, whereas the actual portion of the gene expression is this one, जो कि ये ग्रे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, what is the rest of these elements? These rest of the elements are non transcribed। ऐसा नहीं है कि ये इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद द एब्डोमिनल ए। आप उसके अंदर देखिए तो आपको लगेगा कि ये कैसेट इतनी बड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो ओरिजिनल पोर्शन जो कि जीन को एक्सप्रेस करवा रहा है वो वेरी लिमिटेड है। सेम इज द केस विद द अल्ट्रा बाइथोरेक्स। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी कैसेट इस जीन को मेंटेन कर रही है। रेस्ट ऑफ द region which is not transcribed or translated is in fact the regulatory elements. So there are different regulatory elements जो कि आपको इस जीन के अंदर मौजूद नजर आ रहे हैं। इनको हम IAB रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। IAB रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल अल्ट्रा एब्डोमिनल बी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर IAB 4, IAB 5, IAB 6, IAB 7, IAB 8 and IAB 9, 8 regulatory elements, sorry, 5 regulatory elements are in fact regulating just this one
particular gene expression, and each of this regulatory element is fixed for different parasegments. So for example, मैं अगर इसको आम जुबान में आपको बताऊं तो इसको मैं यूं कहूंगा कि जो सबसे पोस्टीरियर पोर्शन है पैरासेगमेंट 14, उसके अंदर अगर इस जीन को एक्सप्रेस करना है तो IAB 8 to 9 वर्क करेगा। पैरासेगमेंट 13 के अंदर IAB 7 वर्क कर रहा होगा, बाकी सारे के सारे पैरासेगमेंट्स चुप कर जाएंगे। IAB 6 के अंदर पैरासेगमेंट पैरासेगमेंट 10 के अंदर IAB 6, पैरासेगमेंट 9 के अंदर IAB 5, पैरासेगमेंट 8 के अंदर IAB 4 वर्क कर रहा होगा। सो यू सी ईच पैरासेगमेंट के लिए एक रेगुलेटरी एलिमेंट है। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मैं अभी बताता हूं आपको। अगर आप इसका मतलब है कि एक पैरासेगमेंट्स को, एक रेगुलेटरी एलिमेंट को डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल आप रेगुलेटरी एलिमेंट 6 को डिलीट कर दें और ये रेगुलेटरी एलिमेंट पैरासेगमेंट 10 को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो इसका मतलब ये कि जो एक्सप्रेशन अब पैरासेगमेंट 10 के अंदर होना था, पैरासेगमेंट 10 के अंदर एक्सप्रेशन पैटर्न जो होना था वो नहीं होगा। तो फिर लेकिन ये जीन एक्सप्रेस करेगा पैरासेगमेंट 10 के अंदर अभी भी, लेकिन अब इसका एक्सप्रेशन ये वाला जीन नहीं करेगा, ये वाला पैरासेगमेंट, ये वाला रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं करेगा जिसको IAB 6 कहते हैं, बल्कि इसका एक्सप्रेशन अब IAB 7 करेगा। अब क्योंकि इसका एक्सप्रेशन IAB 7 करेगा तो जो ऑर्गन्स बनने थे पैरासेगमेंट 10 के अंदर वो नहीं बनेंगे, बल्कि ऑर्गन बनेंगे पैरासेगमेंट 11 के। अब इसका मतलब है एक्सप्रेशन पैटर्न पैरासेगमेंट 11 का कॉपी हुआ तो ऑर्गन भी पैरासेगमेंट 11 के ही मौजूद होंगे। तो वन थिंग, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, वंस मोर, each regulatory element is specific to each parasegment, and different Hox gene are under the influence of these regulatory elements. So once one regulatory element is missing, one specific regulatory element is missing in one parasegment, its control is taken over by the next posterior parasegment, उसके पास इसका स्पेसिफिक चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली पूरी की पूरी कहानी है इसके अंदर। सो सेम इज द केस विद अल्ट्राबाइथोरिक्स। मेरा आई होप के थोड़ा सा आपको इसका समझ आई होगी, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग कि जो आप लोगों को समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी भी मैंने आपको एपिजेनेटिक इसके रेगुलेशन नहीं बताई, मैं उसकी तरफ आने वाला हूँ एपिजेनेटिक रेगुलेशन की। बट फर्स्ट वी हैव टू डील विद दिस जेनेटिक एलिमेंट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। सो हॉक्स जीन, बाइथोरक्स फैमिली का हम जिक्र कर रहे हैं, 3 जीन्स, एब्डोमिनल बी, एब्डोमिनल ए, अल्ट्राबायोथोरक्स। इसकी ट्रांसक्रिप्शन रीजन के साथ बहुत से रेगुलेटरी एलिमेंट्स मौजूद हैं। ईच रेगुलेटरी एलिमेंट इज स्पेसिफिक, each regulatory element is specific for each parasegment. If that regulatory element is missing or mutated in that particular parasegment, the control is taken over to the next posterior parasegment regulatory element, and the result is the expression pattern of that parasegment will be copied to now this particular parasegment. This is how it is happening. This is the example. If you see that example, आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी वो पूरी की पूरी सिचुएशन जो मैं आपके सामने इतनी देर से बयान कर रहा हूँ। सर नमाज पढ़नी, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं भी इसको फाइनल करके, मैं अगर आप अभी जाना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, ठीक है। बस मैं अभी इसको कवर करता हूँ क्योंकि ये बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। अभी कंटिन्यू किया है तो अभी आपके पास ताज़ा है, कल फिर मुझे नए सिरे से ये सारी की सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी तो मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो अभी आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज पैरासेगमेंट 10, 11 एंड 12 जो आपके सामने नजर आ रहा है। पैरासेगमेंट 10 के अंदर आप ये देखिए, अगर आप पैरासेगमेंट 10 की बात करें तो डेफिनेटली अब आप एब्डोमिनल बी की बात कर रहे हैं। एब्डोमिनल बी आपके सामने मौजूद है। पैरासेगमेंट 10, 11 की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है। अब आप ये देखिए, पैरासेगमेंट 10 के अंदर नॉर्मली IAB 5 इज वर्किंग। पैरासेगमेंट 10 के अंदर
IAB5 एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है एब्डोमिनल बी के। अच्छा चलिए एक छोटी सी बात आपको मैं आपको बताऊं, चलें इसको पहले समझ लीजिए IAB को। इफ IAB5 इज नॉट प्रेजेंट और समहाउ इट इज गॉन, डिलीट हो चुका है, तो कंट्रोल इज टेकन ओवर बाय IAB6 जो कि पोस्टीरियर में इसके मौजूद है, ऐसे ही है। एंड नाउ IAB5 एब्डोमिनल बी एक्सप्रेस होगा लेकिन इस रेगुलेटरी एलिमेंट से होगा। एंड नॉर्मली दिस रेगुलेटरी एलिमेंट जो है वो एक्सप्रेशन अमूमन पैरासेगमेंट 11 में करवाता है। अब पैरासेगमेंट 11 के एक्सप्रेशन पैटर्न कॉपी हो जाएगा पैरासेगमेंट 10 के अंदर। अगर IAB6 इज मिसिंग, कंट्रोल इज टेकन ओवर बाय IAB7 जो कि नॉर्मली पैरासेगमेंट 12 के अंदर एक्सप्रेशन करता है। अब ये एक्सप्रेशन पैटर्न कॉपी कर देगा पैरासेगमेंट 12 का पैरासेगमेंट 10 के अंदर। सो दिस इज हाउ, जो मैंने आपको पहले बताई। आप एक लम्हे के लिए छोटी सी बात इन सब के अंदर देखिए, अगर आप इसको फोकस करें इस सारी की सारी छोटी सी फिगर को, इन सब के अंदर आपको एक डार्क शेडेड रीजन नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, और एक आपको लाइनों वाला रीजन नजर आ रहा है। इसको नीचे हाईलाइट किया गया है, इसको PRE कहा गया है जो कि पॉलीकॉम रिस्पॉन्स एलिमेंट को जाहिर करता है, और इसको FAB7 कहा गया है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है FAB7। FAB7 इज अ बाउंड्री एलिमेंट। मैं आपको बताऊं FAB7 इज अ बाउंड्री एलिमेंट। हम बाउंड्री एलिमेंट को बार बार बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा है, अब एपिजेनेटिक का पोर्शन थोड़ा सा इसमें शामिल हो गया। अब आप लोगों को जेनेटिक पोर्शन की समझ आ गई, एपिजेनेटिक पोर्शन की तरफ हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर एपिजेनेटिक मौजूद है, तो बाउंड्री एलिमेंट है जो कि हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर दी। अब PRE मौजूद है, इसका मतलब पॉलीकॉम रिस्प्रेसिव एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, पॉलीकॉम रिस्पॉन्स एलिमेंट। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। इफ यू स्टिल रिमेंबर, मैंने आपको पहली पिक्चर जो दिखाई थी वो ये थी पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ प्रोटीन की, ये जिसके अंदर हमने कहा था पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ प्रोटीन रिप्रेसिव को मेंटेन करता है। अब आप इसको जरा दोबारा इधर अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड बाउंड्री एलिमेंट बोथ आर प्रेजेंट इन हेयर, व्हिच टेल्स यू समथिंग कि ये सारे की सारी मेंटेनेंस या जो रेगुलेशन हो रही है ये बेसिकली एपिजेनेटिकली हो रही है, क्योंकि ये ऑल द टाइम ये सेगमेंट्स मौजूद रहते हैं, ऑल द टाइम ये सेगमेंट्स अपनी जगह पर होते हैं लेकिन खामोश रहते हैं। इसका मतलब है कि इनकी मेंटेनेंस के लिए एपिजेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है जी। ये अगेन एक पिक्चर है, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। आई वुड लाइक कि आप इधर तक इसको ज़हन में रखिए, कल हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो मैं लूंगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, काफ़ी देर से मेरे ऑफिस से कॉलें आ रही हैं, मैं उसको कर लूँ, फिर मैं आपके 2-3 सवाल लूंगा, फिर हम बंद करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन प्लीज। आई होप के बहुत से होंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पढ़िए जाके। पूरे का पूरा एक चैप्टर है, इसको देखिए। जीन रेगुलेशन की बुक के अंदर आप मेरी स्लाइड्स के ऊपर जाहिर है रिलाई करेंगे, लेकिन उस चैप्टर को जरूर पढ़िए। आई वुड रिकमेंड कि कल आप जब दोबारा क्लास में आए तो आप सब ने वो चैप्टर्स जो इससे रिलेटेड है, वो चैप्टर है क्या कहते हैं ना, जीन रेगुलेशन, एंड उसके अंदर मैं आपको दिखा भी दूँ वो पूरे का पूरा चैप्टर, इफ आई हैव दैट शेयर। चैप्टर नंबर बता। मैं भी बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 है सेलुलर मेमोरी एंड इम्प्रिंटिंग। ठीक है जी सर, समझ आई। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दोबारा आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। कौन सी बुक में है सर? जीन रेगुलेशन, ये आपके सामने सेलुलर क्रोमेटिन एंड जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म्स इन जीन एक्सप्रेशन, ब्रायन एम टर्नर की बुक है। उसका अगर मैं आपको फ्रंट पेज दिखा दूं, ये आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं खोली, ये जरूर देखिए। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी, वो भी इस बुक के अंदर मौजूद है। मोर और लेस ये बुक काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ कामों के लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिए, इस बुक को, जिसके अंदर ये मौजूद है। तो अभी जो आपको मैंने डिस्कशन की, कल आप दोबारा क्लास में आए
तो आपका एक ज़हन बना हुआ हो, ताकि हम थोड़ी सी एपिजेनेटिक्स के मतलब इसके ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि अभी आज हमने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसके जेनेटिक एस्पेक्ट्स को देखा है। तो सेलुलर मेमोरी एंड इम्प्रिंटिंग चैप्टर नंबर 11, ठीक है जी। क्वेश्चन? मैं आज या कल इंशाल्लाह आपको आपके असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, ताकि आप उसको फिल करके जमा करवा लें। और आई होप कि अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे पास असल में टाइम बहुत थोड़ा होता है, डिपार्टमेंट ओपन हो गया, बच्चों की रिसर्च चल रही है, तो मैं आप लोगों की वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, बट आई एम वर्किंग ऑन मैथलेशन और उसके चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को जल्दी वो भी मैं दे दूंगा। अदरवाइज आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हुई है ना? सर वो लास्ट वाली ओपन नहीं हो रही जो पिछला इससे पहले वाली थी, तो मैं दोबारा उसको सेंड आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उसको जरूर सुनते रहिए, फिर जब भी कभी लेक्चर अपलोड होंगे तो फिर आप उसको देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग जी बच्चे सर जो बताइए। थर्ड अब सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें जो रिसर्च का काम वगैरह होगा, जिससे सुनने में आ रहा है कि शायद थर्ड लेयर भी स्टार्ट हो गई है, थर्ड वेव भी कोरोना की शायद उसके भी आने के चांसेस हैं, तो फिर उस सीन में क्या होगा कि हमारे लैब्स खुले हुए होंगे? हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को हम मौका दें लैब्स में आने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिश से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी आड़े आ जाती है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बट वी होप कि इंशाल्लाह बेटर होगा इस सेमेस्टर से अगला सेमेस्टर। ओके सर। ठीक है सर। जी बच्चे बोलिए। फाइनल का सिलेबस बता दें प्लीज। फाइनल ये जहां तक हम पढ़ रहे हैं ये सारा आएगा इंशाल्लाह। सर मिड्स और इंक्लूडेड नहीं होगा ना? मिड के बाद नहीं, मिड से बाद हम इंशाल्लाह। बिलाल भी कुछ कहना था, मिड नहीं होगा, उम्मीद है अगर आप चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप कहेंगे। जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल हबीब। सर बिलाल के माइक का इशू है आई थिंक, क्योंकि उसने मैसेज किया उसका माइक में कुछ मसला है, वो बोल नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं वो माइक का इशू है तो बोलना क्या चाह रहा है पहले ये तो बताएं। बिलाल ग्रुप में कह दो प्लीज। सर 5 से एग्जाम है, 4 से सर क्या है मतलब समझ नहीं। सर वो स्टार्ट के मैसेजेस हैं, जब शुरू में बात हो रही थी ना कि पेपर कब रखना है, तो वो तब के मैसेजेस हैं कि सर 4 से पेपर्स हैं, तो ये वो उस अच्छा बारे ठीक में। है, तो अभी तो हमने 11 की बात की है ना? यस सर। बिलाल सर वो सिलेबस का पूछना चाहते हैं। तो सिलेबस मैंने बताया मिड टर्म तक जो हमने कर लिया वो तो चले, आप अब बाय डिफॉल्ट हमारे आजकल चल रहा है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते, अगर आप चाहते हैं तो वो मैं कर लूंगा, लेकिन मिड टर्म के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है सर जी पेपर इतना जल्दी ना रखे, ये लोग अपने बाकी सब्जेक्ट के पेपर कर लेंगे, ये आराम से हो। 11 है ना, 11 देर जल्दी तो नहीं है यार, इससे लेट तो हो नहीं सकता। 11 ठीक है। ठीक है 11 इसके बाद तो नहीं कर सकते ना हम लोग, तो इस वजह से 11 है। तो मिड टर्म के बाद आपका हिस्टोन मॉडिफिकेशन का लेक्चर है जो हम इसमें शामिल करेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन का लेक्चर है जिसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं। क्या नाम है उसका, यीस्ट की मेटिंग टाइप स्विचिंग होगी, हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन हो गई, अभी हम सेलुलर मेमोरी तक हो गया था ना, मेथाइलेशन फॉस्फोरिलेशन ये भी रहता था। ठीक है, वो वही हिस्टोन मॉडिफिकेशन में आ गया ना। हाँ, फिर उसके बाद अभी हम कर रहे हैं सेलुलर मेमोरीज में आ जाएगा, और इसके बाद हम इम्प्रिंटिंग एक और लेक्चर करेंगे, 2 लेक्चर्स, जिसके बाद हम ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर देंगे। तो मैक्सिमम एक लेक्चर कल होगा, आई होप के कल नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हम एक लेक्चर इसी हफ्ते में 1-2 दिन बाद कर लेंगे दोबारा, तो हमारे एक कैसेट पूरी हो जाएगी सेलुलर मेमोरी और इम्प्रिंटिंग की भी, जिसके ऊपर मैं करना चाहूँ आपके साथ। ठीक है जी, अभी मजीद कोई बात नहीं है तो हम फाइनल करते हैं, फिनिश करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होती है। काइंडली प्लीज ये चैप्टर पढ़ के आइए। ठीक है ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।